हेलो दोस्तों। तो आज की क्लास में हम सब लोग पढ़ने वाले हैं उच्चतम तथा निम्नतम फलन के अनुप्रयोग, यानी उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के अनुप्रयोग। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इससे 8 नंबर या 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है और बहुत ही आसान है। थोड़े थोड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है इसमें कन्फ्यूजन कुछ ज़्यादा रहता है और उन कन्फ्यूजन पर ही हम सब लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले कन्फ्यूजन को ख़त्म करेंगे और फिर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्षेत्रमिति के कुछ फार्मूले, जो कि हमने पिछले भी वीडियोज़ में देखा भी है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब शुरुआत किया था तब भी ये फार्मूले यूज आए थे, तो आज भी इनका यूज करना है। तो क्षेत्रमिति कैलकुलस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम देख रहे हैं हर एक जगह ये सभी फार्मूले मैथ में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं। तो कोई एक आकृति है, उसमें लंबाई और चौड़ाई हमको एरिया दे दिया गया है कि हाँ एरिया, हमको कोई एक घर है, हमको एरिया अधिकतम बनाना है, तो उसके लिए लंबाई और चौड़ाई के मान क्या रखे जाएं कि उसका एरिया ज़्यादा आ जाए, यानी उसका क्षेत्रफल ज़्यादा आ जाए। ठीक है। और लंबाई और चौड़ाई के मान ऐसे क्या रखें कि उसका एरिया कम हो जाए। तो एरिया अधिक बनाने के लिए लंबाई और चौड़ाई हमें एक्स वेरिएबल के रूप में दी जाएंगी। उसमें एक्स की वैल्यू ऐसी क्या डाली जाए कि उसका एरिया बढ़ जाए, एक्स की वैल्यू ऐसी क्या डाली जाए कि एरिया घट जाए। ठीक है। ये सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहला है फार्मूले। बेलन का फार्मूला। बेलन में क्या होता है, जैसे एक हम मार्कर देख सकते हैं, मार्कर में दो प्रकार की सतह होती हैं। एक तो ये सामने वाली वृत्ताकार, ये भी वृत्ताकार, और ये जो बीच में है ये वक्राकार। तो 3 सतह होती है मार्कर में, यानी कि बेलन में। तो बेलन में कुल 3 सतह होती हैं, 3 तरीके की आकृति होती है, मतलब सतह होती हैं, आकृति 2 ही होती हैं। तो पहली एक आकृति होती है ये वक्रीय, और दूसरी ये नीचे वाला वृत्ताकार और ये ऊपर वाला वृत्ताकार। अब देखेंगे जो वृत्त की त्रिज्या है वही इस वक्राकार आकृति की भी त्रिज्या होती है। ठीक है। तो इसका वक्रपृष्ठ क्या होता है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इस वक्रीय भाग का एरिया कितना होगा। वृत्ताकार भाग का हमको नहीं लेना, वक्रीय भाग का। तो ये होता है 2πRh। r क्या होती है, इसकी त्रिज्या, और h इसकी ऊंचाई होती है बेलन की। बहुत जगह अगर इसे क्षैतिज तल में रख दिया जाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगी लंबाई, और लंबाई ही ऊंचाई होती है। आयतन क्या होता है, πr²h होता है। तो एरिया हमें आकृति के बारे में बताता है किसी भी सतह की, और जो आयतन होता है वो हमें ये बताता है कि ये कितना स्थान घेर सकता है, ये मार्कर कितना स्थान घेरेगा, ये इसका आयतन बताता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो वक्रीय भाग का एरिया और प्लस इस वृत्ताकार भाग का एरिया और इस वृत्ताकार भाग का एरिया। तो 2 वृत्ताकार भाग का एरिया और वक्रीय भाग का एरिया, तो वृत्त का एरिया कितना होता है πr², इसका भी कितना होगा πr², इस वक्रीय भाग का कितना होता है 2πRh। तो ये टोटल इसका क्या बन जाएगा, ऐड करके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको s से लिखेंगे, इसको v से, और उसको a से लिखेंगे। ठीक है। शंकु की बात कर रहे हैं, तो ये जो एक्सरसाइज है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ पर है, ये शंकु पर है। शंकु के क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शंकु के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। शंकु क्या होता है, बर्थडे की कैप हम लोगों ने देखा है कुछ इस प्रकार की होती है बर्थडे की कैप, यानी बीच में वृत्ताकार होता है और ये ऐसे घुमावदार रहता है। ये जो होता है इसका शीर्ष होता है। ठीक है। और ये वृत्ताकार भाग की क्या हो जाएगी, इसे थोड़ा अच्छे से बना लेते, ये इस वृत्ताकार भाग की हो जाएगी त्रिज्या, और ये है इसकी तिरछी ऊंचाई L, और यहाँ ये है इसकी सीधा लंब डालेंगे तो ये ऊंचाई बताता है लंब। और ये जो पूरा कोण है ये शीर्ष कोण है, तो ये जो कोण होने वाला है ये अर्ध शीर्ष कोण होता है। कौन सा कोण होता है, अर्ध शीर्ष कोण इसे कहा जाता है। इसका यूज होने वाला है ना, तो अभी जान लेंगे। तो ये शीर्ष कोण पूरा है, लेकिन अर्ध कह रहा है तो आधा शीर्ष कोण, ये आधा होगा, आधा ये वाला होगा। ठीक है ना। तो इसके लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इस वक्राकार भाग का एरिया कितना होगा, ऊपर से ये
तो ये होता है पाई आर एल। एल क्या है? इसकी तिरछी ऊंचाई, आर है त्रिज्या। एक फार्मूला इसमें और यूज होता है कि कर्ण स्क्वायर, यहाँ से देख सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ये भी बहुत यूज वाला फार्मूला है, यूज करना भी है इससे। तो ये एल बराबर करेंगे तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसके फार्मूले आप लोग जानते भी होंगे। आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि इस वक्रीय भाग का एरिया, इस वक्रीय भाग का एरिया, और नीचे वृत्ताकार भाग का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। और वक्र पृष्ठ कितना होता है? पाई आर एल होता है। दोनों को ऐड करेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। गोला क्या होता है? गोले की खास बात है उसके पास केवल और केवल त्रिज्या होती है, ऊंचाई नहीं होती है। गोले के पास ऊंचाई नहीं होती, गोले के पास केवल और केवल क्या होती है? त्रिज्या होती है। ऐसे ही वृत्त के पास भी ऊंचाई नहीं होती, केवल और केवल क्या होती है? त्रिज्या होती है। ठीक है। सिक्का कैसा आकार होता है? वृत्ताकार। और फुटबॉल या गेंद जो होता है वो हमेशा गोलाकार होता है। गोल आकृति हर तरफ से गोल होता है, और जो सर्कल होता है, वृत्त होता है, वो एक ही तरफ से गोल है। जैसे ये कह सकते हैं एक ही तरफ से गोल है, तो ये वृत्ताकार है। क्योंकि इसमें ऊंचाई हो गई तो इसलिए ये बेलन हो जाता है। तो गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। यूज आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो जैसे शंकु यूज में आएगा वैसे ही गोला यूज में आएगा। वृत्त क्या होता है? परिधि, यानी वृत्त के परिमाप को ही वृत्त की परिधि कहते हैं। ठीक है। 2 पाई आर होता है, आर इसकी त्रिज्या, और इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आयत की बात करेंगे तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये हो जाएगी इसकी लंबाई, ये हो जाएगी चौड़ाई। परिमाप मतलब चारों ओर की माप। ये एल, ये बी, ये एल, ये बी, एल और एल 2L, बी और बी 2B, 2 कॉमन L + B। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? परिमाप को हम P से लिखेंगे, क्षेत्रफल को A से। लंबाई गुणा चौड़ाई, एरिया हो जाएगा इसका। ठीक है। वर्ग क्या होता है? यानी स्क्वायर। इसका परिमाप क्या होता है? वर्ग की एक खास बात है कि उसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती, ये भी यूज में आने वाला है बच्चों। ठीक है। इसका परिमाप क्या होता है? ये अगर A है तो ये भी A, ये भी A, ये भी A हो जाएगी, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर। तो A + A + A + A यानी 4 गुणे A। A क्या है? भुजा है, तो 4 गुणे भुजा परिमाप होता है। क्षेत्रफल क्या होता है इसका? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई भी A है, चौड़ाई भी A है। A गुणे A, A स्क्वायर। A क्या है? भुजा, तो भुजा स्क्वायर। जो छठवां है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई। ठीक है। तो कोई एक त्रिभुज है, ये लंब है, तो ये हो जाएगी ऊंचाई, और ये आधार B, इसका एरिया। 7वां नंबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? A बराबर √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ये यूज में आने वाले हैं बच्चों। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये फार्मूले यूज में आने वाले हैं। ठीक है। इतने फार्मूले हमारे एक्सरसाइज 11.2 में यूज में आने वाले हैं। इसमें इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो फिर वो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगा बस। अब हम देखने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज में करना क्या है। इस वाली एक्सरसाइज में करना क्या है? ठीक है। तो सबसे पहले हमें शब्द दे दिया जाएगा, यानी कि प्रश्न दे दिया जाएगा। हमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है। उस प्रश्न को हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे सबसे पहले, और उसमें हम सबसे पहला जो काम करेंगे, उस प्रश्न को देख करके हम सबसे पहला जो काम करेंगे उसका चित्र बनाएंगे। यानी वो चित्र कैसा बनने वाला है। अगर चित्र बन गया, त्रिभुजाकार है, कैसा है, किस आकार का है। अगर चित्र वाला नहीं है कोई बात नहीं, अगर चित्र वाला है सवाल तो सबसे पहले चित्र बनाएंगे, और फिर इसके बाद हम देखेंगे उसमें सिद्ध क्या करना है। दूसरा हम ये पता लगाएंगे कि सिद्ध क्या करना है। ठीक है। और जो इसमें तीसरा पॉइंट है वो चीज़ देखना है कि जो मान हमें कह रहा है उच्चतम या निम्नतम, वो देखना है। उच्चतम व निम्नतम कौन क्या है,
उच्चतम और निम्नतम कौन है? प्रश्न में उच्चतम और निम्नतम कौन है, सिद्ध क्या करना है, और इसके बाद दिया क्या गया है, हमें ये चीज देखना है। हमें जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, ये चीज देखना है। दिया क्या गया है कि जैसे कहते एक व्रत है, तो व्रत है तो जाहिर सी बात उसमें त्रिज्या दी गई होगी, ठीक है ना। व्रत की बात कर रहा है तो व्रत दिया गया है, तो व्रत दिया गया है। अगर जो दिया गया है उसी का क्या बनाना है हमको, डायग्राम, ठीक है। और किससे रिलेटेड होना चाहिए, वो जो हमारा सिद्ध करना है उससे रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया गया हो, ये इतनी चीजें तो देखनी है, समझनी है, यही 4 चीजें मेन है इसमें, ठीक है। तो जो चीज इसमें दी गई होगी, ध्यान दीजिए यहीं पर सबसे मेन है, जो दिया गया है, जो दिया गया हो वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। जो दिया गया हो वही क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है। ये पहला पॉइंट हुआ इसका। दूसरा पॉइंट, जो उच्चतम और निम्नतम है, जो उच्चतम यानी उच्चिष्ट या निम्नतम यानी निम्निष्ठ हो, वही हमारा फलन होता है। वही हमारा क्या होता है, फलन होता है। उसी को फलन मानते हैं। जो भी हमें उच्चतम या निम्नतम दिया गया हो उसी को हम क्या बनाते हैं, इसका फलन। मेन चीज है इस वाली एक्सरसाइज में फलन को देखना, फलन क्या होगा हमको, क्योंकि फलन का ही क्या करना रहता है, अवकलन। अब जब फलन ही नहीं पता है तो हम अवकलन किसका करने वाले हैं, ठीक है। तो जो दिया गया होगा उसी को हम क्या मानते हैं, फलन हमारा, ठीक है। फंक्शन उसी को माना जाता है। तो जो दिया जाएगा वो कांस्टेंट होता है, जो उच्चतम या निम्नतम हो उसी को क्या माना जाता है, फंक्शन यानी फलन माना जाता है, ठीक है। अब फलन अगर दिया गया है तो फलन वो x का दिया गया है तो x का ही होना चाहिए। फलन जैसे y का मान ही तो होता है फलन, x में ही हो। बहुत जगह क्या होता है, फलन x और y दोनों में होता है, तो इसमें ऐसा नहीं करना है। हमको फलन क्या करना है, केवल फलन में केवल एक वेरिएबल लेना है, एक चर लेना है। फलन में एक ही चर होना चाहिए। y आ रहा है तो y को हटाओ किसी भी तरीके से। जैसे इस वाले चित्र में हम देख सकते हैं, इसमें देखो 2 चीजें आ रही, पृष्ठीय क्षेत्रफल को उच्चतम या निम्नतम बनाना है, तो ये हमारा फलन हो गया। इसमें 2 चीजें r और l है, तो दोनों में से एक चीज हटाओ, जो दिया गया है उसी में चेंज करो उसे। जो हमें दिया जाएगा उसी में से हम एक मान उठाएंगे, l वाला। जैसे हमें दे दिया जाए यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी s दे दिया जाए, तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, l की वैल्यू, और वो l की वैल्यू उठा करके हम यहां पर रख देंगे। बस मान हमारा r में आ जाएगा, इस वाले में ही इस l का मान किस में आएगा, s तो नियत है, ये दिया गया है हमारा, ये मान r में ही आ जाएगा, और यानी यहां पर भी r है, l वाला हट करके वो r में आ जाएगा। तो ये सबसे खास बात है कि फलन में कम से कम केवल और केवल एक ही हो, कम से कम नहीं, केवल और केवल एक ही चर होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, और उसी के रिस्पेक्ट में हम अवकलन करते हुए चले जाएंगे। तो फलन हमारा x का ही बनाना है, x और y यानी दो वेरिएबल आएंगे तो उसको एक हटाना है, बस ये बात याद रखिए। तो केवल एक होना चाहिए। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे, समझेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, साथ साथ करेंगे तो आसानी होगी समझने में भी। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो लिखने से समझ में आ जाती हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, 80 को ऐसे 2 भागों में विभाजित कीजिए। 80 के कितने भाग करने हैं, 2 भाग, कि एक भाग के घन, एक भाग का घन मतलब क्यूब, तथा
दूसरे भाग की 5वीं घात का गुणनफल महत्तम हो। महत्तम कौन दिया गया है, ये चीज देखना है। जो महत्तम दिया गया, निम्नतम दिया गया, वही हमारा क्या होता है, फलन होता है। यही तो हमने बताया, जो भी हमारा उच्चतम और निम्नतम होगा, जो भी उच्चतम या निम्नतम यानी महत्तम निम्नतम, वही हमारा फलन होता है। इसमें फलन कौन दिया गया है, जैसे कह रहा है कि 80 को 2 भागों में बांटिए। माना पहला भाग, थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो चीजें हैं वो दी गई। माना पहला भाग 80 का जो पहला भाग 80 रुपए हैं, उनको 2 लोगों में बांटना है। तो उसमें पहला जो भाग पाएगा, यानी मान लिया जो पहला भाग है उसका दिया गया है वो कितना है, x है। वाह, दूसरा भाग वो क्या है हमारा, y है। ठीक है, 80 रुपए के 2 लोगों में बांटा गया। एक लोग कितना पाए हैं 80 का x भाग, और दूसरा कितना पाया हुआ है, y पाया है। तब दोनों लोग मिल करके कितना पाने वाले हैं, 80 ही तो पाएंगे। दोनों लोग मिल करके ही तो 80 पाएंगे। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट हो गया। तो 80 रुपया को 2 भागों में बांटना है। तो एक हमने दे दिया x और दूसरा दे दिया y। एक लोग को x दिया 80 रुपए का, एक लोग को y दिया, तो टोटल कितना दिया गया, 80 का ही। x प्लस y बराबर 80। ठीक है, अब यहां पर यह चीज देखना है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार कि एक भाग का घन यानी x का कर दिए रहे हैं घन मतलब क्यूब। एक भाग का घन दूसरे भाग के, दूसरा भाग कौन है, y है। तो एक भाग है x, दूसरा भाग कौन है, y है। एक भाग का घन तथा दूसरे भाग की 5वीं घात, दूसरे भाग की कितनी घात, 5वीं भाग का गुणनफल मतलब गुणा, क्या होगा, गुणनफल महत्तम हो। जो भी इसका गुणनफल क्या होना चाहिए, बता रहे हैं महत्तम हो। ठीक है, हमने बताया था जो भी महत्तम कहेगा वही हमारा क्या होता है, फलन होता है। और उसी को हम किसके रूप में मानते हैं, z के रूप में लिखते हैं। वही हमारा यहां पर फलन को हम हमेशा किस में लिखेंगे, जो महत्तम होगा वही हमारा क्या होगा, फलन। तो ये इतना भाग महत्तम कह रहा है, तो यही भाग हमारा क्या हुआ, फलन हुआ। और फलन को हम किससे लिखेंगे, यहां पर z से ही यूज करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, दिया जाएगा a v वो दिया जाएगा तो वो उसी के रूप में लिखेंगे, लेकिन यहां पर हम z लिखे दे रहे हैं। ठीक है, तो z इज इक्वल्स टू कितना आया हमारे पास, फलन हमारा कौन बना, x³ इंटू वाई की पावर 5। अच्छा, फलन में देखो कितने वेरिएबल आए हैं, x और y। क्या x और y हम माने हैं ना, तो ये तो वेरिएबल है, हमने माना है x और y। ये हमको दिया नहीं गया कि हाँ 80 रुपए का एक भाग यानी कि 40 रुपए एक लोग पा गए, तो वो चीज दिया जाता। यहां पर कुछ दिया नहीं गया, बस 80 दिया गया, 80 कांस्टेंट है, ये चीज है। तो 80 यहां पर कांस्टेंट है, वो तो वैसे भी कांस्टेंट है, वो तो वैसे भी कांस्टेंट है। तो इनका योग हमें ये दिया गया, तो यानी 80 क्या हुआ हमारा, कांस्टेंट है, और जो महत्तम न्यूनतम है वही हमारा फलन है। अब देखो फलन में कितने वेरिएबल आए, 2 वेरिएबल आए, एक आया x और दूसरा क्या आया, y। और हमने क्या बताया था, फलन में केवल कितने चर लेना है, एक चर लेना है बच्चों, एक चर। और इसमें कितने चर आ गए, 2 आ गए, तो एक को हटाना है। तो समीकरण 1 का यूज करेंगे, यहां से y का मान निकालेंगे, कितना आएगा, 80 माइनस x। ये देखो y, x इधर लाएंगे, ये हमारा समीकरण नंबर 1। यानी समीकरण 1 का यूज करेंगे, तो z बराबर x³ ऐसे लिखा रहने दो, y का मान कितना हो गया, 80 माइनस x, पावर कितनी लगी है, 5। देखिए हो गया। अब z में केवल कितने चर हैं, 1, वो भी क्या है, x है। तो z किसका फलन हो गया, x का फलन हो गया। अब हम इसका करेंगे डिफरेंटिएशन। क्या करने वाले हैं बच्चों, डिफरेंटिएशन करने वाले। तो डिफरेंटिएशन करेंगे
फलन किसका है हमारा, x का, तो x का विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी डी एक्स ऑफ z इज इक्वल्स टू, ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन x की पावर n, nx की पावर nx की पावर n माइनस 1। भाई x की पावर 5 का क्या होता है, 5x की घात 4, 5 आगे आ जाएगा और एक घात कम हो जाता है, nx की पावर n माइनस 1, और इंटू डी डी एक्स ऑफ 80 का कितना होगा, भाई हमने x का पढ़ा, x की जगह पे इतना आया तो उसका फिर से अवकलन 80 का 0 और x का कितना हो जाएगा 1, प्लस अब की बार सेकेंड को लिखो 80 माइनस एक्स की होल पावर 5 को लिखो, इंटू फर्स्ट का अवकलन 3x का क्या, x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, और इंटू x का x के रिस्पेक्ट में अवकलन 1 ही होता है। अगर इसे हम हल करेंगे तो ये वाला 0 में से 1 जाएगा -1, आगे माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो इन दोनों में पहली चीज कॉमन क्या है पहले वो देखिए, इन दोनों में कॉमन है 80 माइनस एक्स की होल पावर कम से कम कितनी कॉमन, 4। 80 माइनस एक्स की होल पावर कितना कॉमन है, 4। दूसरा भी कॉमन नहीं लेंगे, x कॉमन है लेकिन लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे अभी आगे पता चल जाएगा। तो ये 5 माइनस का, इसको पीछे डालिए, इधर कितना बचा 80 माइनस एक्स बचेगा, क्योंकि 4 थे 5 इसके पास, 4 कॉमन लिए गए 5 है तो एक बच जाएगा, गुणा में कितना बच रहा है 3x स्क्वायर, और फिर माइनस का चिन्ह, माइनस प्लस का गुणा माइनस, यहाँ पर कौन बचा, ये 4 थे 4 बाहर चले गए तो यहाँ 5 बचा और कितना बचा x क्यूब बचा। सेकेंड डेरिवेटिव हम निकाले दे रहे हैं इसी जगह पर, अब अंदर गुणा करा देंगे तो ये 80 माइनस एक्स का होल पावर कितना हो गया 4, और ब्रैकेट में इसका गुणा 8 त्रिक 24 240 एक्स स्क्वायर माइनस इसका गुणा कराएंगे तो 3x क्यूब, और माइनस का 5x क्यूब, 3x क्यूब माइनस 5x क्यूब माइनस का 8x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ से 8 कॉमन ले सकते हैं, ये लिखने की कोई जरूरत, 8 यहाँ पर है, 8 त्रिक 24 यहाँ पर है, 8 बाहर ले लेंगे तो 8 हम बाहर लेंगे, x नहीं बाहर लेना बच्चों, x बाहर लेंगे तो 3 3 बन जाएंगे हमारे वेरिएबल, 3 3 मान आ जाएंगे, 3 खंड, हमको 2 ही करने, 8 बाहर करेंगे कितना है 80 माइनस एक्स का होल पावर 4 है, और इंटू में 8 त्रिक 24 30 बचेगा, 240 है ना, 8 त्रिक 24 200, और एक्स स्क्वायर माइनस 8 इक्का 8 एक्स क्यूब, ये हो गया। अब देखो ये पहला खंड हुआ और ये हमारा दूसरा खंड हुआ, ये कांस्टेंट हुआ। अब अवकलन हम कर भी सकते हैं, नहीं तो वैसे कितने खंड हो सकते थे, 3 खंड हो सकते थे, तो 3 खंड नहीं करने, कम से कम अगेन डिफरेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सेम वही चीज करना है, बस हमको मेन है फलन ढूंढना है किसी भी तरीके से। क्या ढूंढना है हमको बच्चों, फलन, फलन सबसे मेन है। ठीक है, तो यहां पर अगेन डिफरेंटिएशन d2 dx2 ऑफ z, 8 कांस्टेंट है, पहले को रोकिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन, ये कितना हो जाएगा 30 दूनी 60 x माइनस एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, प्लस सेकेंड को रोकिए, सेकेंड को रोकिए इंटू फर्स्ट का अवकलन, 8 तो कांस्टेंट है, 8 यहां पर गुणा हुआ, यहां पर भी 8 से गुणा होगा, है ना, दोनों में गुणा होगा। अब x की घात n है तो n x की पावर n माइनस 1, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, और इंटू 80 का क्या होगा अवकलन 0, और x का क्या होगा -1। अब इतना मान हम ऐसे लिखा रहने देंगे, आगे बाद में सॉल्व करेंगे। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए हम क्या करते थे भाई, इसी का एप्लीकेशन है तो इसका तो यूज होना ही होना है। फलन बनाया, फलन का पहली बार अवकलन किया, दूसरी बार अवकलन किया, मेन काम है हमको शब्द समीकरण, शब्द जो दिया जाएगा, कथन दिया जाएगा, उसे जो दिया गया वो कांस्टेंट अलग निकालना, फिर फलन उससे निकालना है, और फिर वही फलन का हम अवकलन करते हैं केवल और केवल एक वेरिएबल में, और वही उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किया जाता है। ठीक है,
फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास ये देखिए ये है, ये वाली 8 ब्रैकेट में 80 माइनस एक्स की होल पावर 4 इंटू 30 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 0। यही है ना। 8 को 0 के बटे में डालिए 0, एक बार इसको 0 के बटे में डालेंगे तो हमको किसकी वैल्यू मिलेगी, 80 माइनस एक्स की होल पावर 4 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि 4 हटाएंगे तो 80 माइनस एक्स बराबर भी 0 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 80। आगे क्या करेंगे, अब की बार इन सबको 0 के बटे में डालेंगे तो 30 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 0। कॉमन दोनों में क्या है, ये तो अमान्य होगा क्योंकि टोटल कितना हमारे पास 80 है। एक लोग को कितना दे दिया गया, 80, तो दूसरा 0 पाएगा, तो ये अमान्य है। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर कॉमन, तो 30 माइनस एक्स बचेगा बराबर में 0। एक बार इसको 0 के बटे में डालेंगे एक्स स्क्वायर 0 मिलेगा, यानी x बराबर 0। x बराबर 0 लेना नहीं क्योंकि कोई भी भाग 0 नहीं होने वाला है। अगर 0 रखेंगे x का मान या y का मान तो फलन 0 हो जाएगा, और फलन 0 लेना नहीं। 80 x बराबर 80 रखेंगे इसमें तो y 80 हो जाएगा और फलन 0 हो जाएगा। 0 रखेंगे x का मान तब भी फलन 0 हो जाएगा। अब एक बार इसको 0 के बटे में 0 करना है तो x बराबर कितना आ गया, 30 आ गया, और यही हमारा क्या होगा, मान होगा। तो सेकेंड डेरिवेटिव को हम थोड़ा सा सॉल्व किए हैं यहाँ पर ताकि अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, 8 बाहर निकालेंगे। यहाँ पर 80 माइनस एक्स की होल पावर 4 है, यहाँ पर कितनी है, 3 है, तो 3 हमने बाहर निकाल लिया, कम से कम वाला मान बाहर निकलेगा, ठीक है, कॉमन। तो 3 यहाँ पर है, 4 में 3 होता है तो फिर 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे एक एक्स यहाँ इसके पास है, अंदर इसके पास भी एक एक्स है, वो एक्स भी बाहर निकाल लिया, तो 8 बाहर निकाला, 80 माइनस एक्स का होल क्यूब बाहर निकाला, एक एक्स को बाहर निकाला। अंदर बचा कौन, अंदर हमारे पास बचेगा अब 3 बाहर निकालेंगे, 80 माइनस एक्स, 4 थे तो 1 बचेगा। यहाँ से x बाहर गया तो 60 बचेगा, x बाहर चला गया, और 3x बचेगा 1 क्योंकि x बाहर चला गया। फिर प्लस माइनस का गुणा, माइनस माइनस, 8 बाहर चला गया, कितना बचा, 4। इन दोनों में से एक x बाहर चला गया तो फिर एक x बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा, 30x माइनस एक्स क्यूब था, एक x बाहर गया तो एक्स स्क्वायर, और फिर ये 4 भी आगे लिख दिया गया, और 80 माइनस एक्स का होल क्यूब जो है वो बाहर चला गया था, तो यहाँ पर इतना बचेगा। अब हम इसका मान निकालेंगे, कहाँ पर, x बराबर 30 पर, ठीक है। तो ये 8 गुणा x, यहाँ पर 80 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80 में से 30 घटाएंगे तो हमारे पास 50 बचेगा, और ऊपर लगा है होल क्यूब तो क्यूब लगा देंगे, और गुणा में x है तो x का मान कितना हमारे पास, 30 ब्रैकेट में। 80 में से हम क्या घटाएंगे, 30, 50 बचेगा। 60, 30 का गुणा 3 से कराएंगे तो 3 तरह की 9, यानी कि 90 में से 60 गया, कितना बचा, 30, वो भी माइनस का, फिर माइनस, ये कितना बचेगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 30 x का मान 30 है तो 3 तरह की 9, 900 है ना, और 30 का स्क्वायर भी कितना होता है, 900, और 900 में से 900 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 0 बचेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं तो 5 3 1500, वो भी किसका आएगा, माइनस का आएगा, और बाकी ये गुणा में 8 गुणा 5 की 50 की घात 3 गुणा 30, कुल मिला करके हम यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव है बच्चों, कहाँ पर, x बराबर 30 पर, वो क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, यानी नेगेटिव आ रहा है। अगर ऋणात्मक है तो इसका मतलब x बराबर 30 पर फलन जो कि हमने z माना था,
क्या होगा, उच्चिष्ट होगा, यानी उच्चतम होगा। उच्चिष्ट को क्या लिखेंगे, उच्चतम। उच्चतम है, उच्चतम कहा भी गया था, देख लिए उच्चतम आ भी गया है, ठीक है, किसी एक मान के लिए आ गया। तो मान क्या होने वाला, x बराबर तो 30 हो गया, ठीक है, 30 पर उच्चतम आया। y क्या होगा इसके लिए, y क्या होगा, y कितने के बराबर, 80 माइनस एक्स के बराबर। देखिए 80 माइनस एक्स, तो x का मान रखने जाएंगे यहाँ पर तो फिर 30 है, 30 रखेंगे y का मान, तो कितना बचा, 50, यानी जो हमारे आंसर आए वो 30 कामा क्या है, 50 है। तो 80 के 2 भाग में पहला भाग 30 है और दूसरा भाग क्या है, 50 है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर पहले भाग का घन करें यानी 30 का घन, और दूसरे भाग का 5वीं घात करें यानी 50 की घात 5, इनका फिर गुणनफल निकालेंगे तो सबसे अधिकतम मान आने वाला है 80 के फैक्टर निकालने। 80 के जितने सारे फैक्टर निकालेंगे उनमें इस मान के लिए इसमें फलन में रखने पर ये सबसे अधिकतम मान आएगा, ठीक है। बस यही था हमारा आंसर, यही पहला क्वेश्चन था। आगे के क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है।